ये एक ऐसे सफर पर आधारित है जो रात के साथ शुरू हुआ और सुबह तक खत्म तो हो गया, लेकिन असर छोड़ गया। रात की ड्राइव आसान नहीं होती, खास तौर पर तब जब रास्ता जाना पहचाना हो और अचानक अनजान बन जाए। आज आप सुनेंगे एक बस ड्राइवर की कहानी जिसने अपनी जिंदगी में हजारों किलोमीटर सड़कें नापी हैं, लेकिन एक रात ऐसे रास्ते से गुजरा जो मैप में भी मौजूद नहीं था। तो बिना देरी के आज की हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। मैं बस ड्राइवर हूं। करीब 17-18 साल हो गए होंगे मुझे रात की सड़कों पर बस चलाते हुए। दिन की ड्राइव आसान होती है, लेकिन रात रात में सड़क सिर्फ रास्ता नहीं होती। रात में सड़क इंसान की हिम्मत, उसकी सोच और उसके डर, तीनों की परीक्षा लेती है। उस दिन भी कुछ अलग नहीं था। शाम ढल चुकी थी और मैं अपनी आखिरी ट्रिप पर निकल चुका था। रूट ज्यादा मशहूर नहीं था, लेकिन नया भी नहीं। मैं ये रास्ता पहले भी चला था, इसलिए मन में कोई घबराहट नहीं थी। बस में गिनती के ही यात्री थे। कोई खिड़की से बाहर अंधेरे को घूर रहा था, कोई नींद से लड़ रहा था और कोई मोबाइल की हल्की रोशनी में खोया हुआ था। बस के अंदर इंजन की आवाज और टायरों की हल्की घरघराहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रात करीब 10 बजे के आसपास होगी जब अचानक आगे सड़क पर ट्रैफिक धीमा होने लगा। मैंने बस की स्पीड कम की और सामने देखा तो पता चला कि कहीं आगे रास्ता बंद है। कोई बड़ा हादसा नहीं, बस बारिश की वजह से एक पुराना पेड़ गिर गया था और पूरा रास्ता रोक चुका था। लंबी लाइन लग गई थी और यह साफ था कि जल्दी कुछ होने वाला नहीं। यात्रियों में बेचैनी बढ़ने लगी। कोई फोन लगाने लगा, कोई चिल्लाकर पूछने लगा कि कितनी देर लगेगी। मैं खुद बस की सीट पर बैठा सोच रहा था कि अगर यहां ज्यादा देर रुक गए तो आगे का सफर और मुश्किल हो जाएगा। तभी एक आदमी मेरे पास आया। उम्र 50 के आसपास होगी। उसने बड़े आराम से कहा, ड्राइवर साहब, अगर चाहें तो आगे से एक छोटा रास्ता है, वहां से बस निकाल सकते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। इतने सालों की ड्राइविंग में मैं एक बात समझ गया हूं, हर छोटा रास्ता शॉर्टकट नहीं होता। मैंने पूछा, पक्का रास्ता है? वह आदमी थोड़ा रुका, फिर बोला, हाँ, पहले था, अब का पता नहीं। उसके अब का पता नहीं वाले शब्द मेरे कानों में अटक गए। लेकिन पीछे यात्री थे, दबाव था और सामने बंद सड़क। मैंने बस मोड़ने का फैसला कर लिया। बस जैसे ही उस छोटे रास्ते पर मुड़ी, सब कुछ बदलने लगा। पक्की सड़क खत्म हो गई। बस के टायर कच्ची मिट्टी पर चलने लगे। दोनों तरफ घने पेड़ और ऊपर आसमान में चांद भी जैसे बादलों के पीछे छुप गया हो। बस के अंदर अचानक शांति छा गई। कोई बात नहीं कर रहा था। ये शांति सुकून वाली नहीं थी। ये वो शांति थी जो किसी अनजानी चीज के आने से पहले होती है। मैंने रियर मिरर में देखा। सारे यात्री चुप थे। किसी की आंखें बाहर अंधेरे में जमी थीं, तो कोई नीचे झुका बैठा था। रास्ता सीधा नहीं था, हल्का सा चढ़ाव, फिर मोड़, फिर अचानक नीचे उतरती सड़क। मैंने मोबाइल स्टैंड में लगाया और गूगल मैप्स खोलने की कोशिश की। नेट चल रहा था, पर मैप कुछ अजीब दिखा रहा था। नीली लाइन बार बार गायब हो रही थी, कभी दिखती, कभी बिल्कुल खाली स्क्रीन। मैंने सोचा नेटवर्क की दिक्कत होगी और मोबाइल रख दिया। लेकिन उसी पल मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास उठा। ऐसा लगा जैसे मैं किसी ऐसी जगह आ गया हूं जहां मेरा होना ही सही नहीं है। बस की हेडलाइट जितना दिखा रही थी उतना ही रास्ता था, उसके आगे बस अंधेरा। तभी बस के पिछले हिस्से से कुछ गिरने जैसी आवाज आई। धप। मैंने ब्रेक दबाया। यात्री घबरा गए। कोई बोला, क्या हुआ ड्राइवर साहब? मैंने नीचे उतर कर देखा। कुछ नहीं था, ना पत्थर, ना जानवर, ना कोई चीज, बस खाली रास्ता और वो अजीब सी खामोशी। मैं वापस सीट पर बैठा, लेकिन अब हाथ स्टीयरिंग पर भारी लगने लगे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि डर क्यों लग रहा है जबकि कुछ हुआ ही नहीं। बस आगे बढ़ी और तभी मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई देख रहा है, पीछे से नहीं, आगे से नहीं, बल्कि चारों तरफ से। मैंने शीशे में फिर देखा। यात्री वैसे ही चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी अब अलग लग रही थी। जैसे सब कुछ बहुत ज्यादा सामान्य दिख रहा हो और वही सबसे ज्यादा गलत हो। रास्ता चलता रहा और मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहा, ये रास्ता मैप में क्यों नहीं दिख रहा? बस आगे बढ़ रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता पीछे खिसक रहा हो। इंजन की आवाज वही थी, हेडलाइट की रोशनी भी उतनी ही थी, पर माहौल माहौल अब बिल्कुल अलग हो चुका था। मैंने खुद से कहा, शांत रह, तू ड्राइवर है,
डरने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बात कहना आसान था, मानना मुश्किल। रास्ता अब और पतला हो गया था। बस के दोनों तरफ पेड़ इतने पास आ गए थे कि कई बार लगता शीशे से टकरा जाएंगे। उनकी परछाइयां हेडलाइट की रोशनी में अजीब तरह से हिल रही थी। बस के अंदर अचानक किसी ने खांसने की आवाज की। मैंने रियर मिरर में देखा। पीछे की सीटों पर बैठे लोग अब पहले जैसे नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, जैसे रोशनी वहां पहुंच ही नहीं रही हो। एक और मोड़ आया। मैंने बस धीमी की। उसी वक्त कंडक्टर मेरे पास आया। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। उसने कहा, भाई, ये रास्ता मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैंने उसकी तरफ देखा। वो पिछले 10 साल से मेरे साथ काम कर रहा था। मैंने उसे पहले कभी ऐसे घबराया नहीं देखा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, बस में लोग कम हो रहे हैं क्या? उसकी बात सुनकर मेरे पेट में अजीब सी सिकुड़न हुई। मैंने फिर से मिरर में देखा। पहले जहां 10-12 यात्री थे, अब मुझे गिनती ठीक से समझ नहीं आ रही थी। कोई सीट खाली लग रही थी, कोई परछाई में छुपी हुई। मैंने सोचा शायद अंधेरे की वजह से दिमाग खेल कर रहा है, लेकिन तभी बस की छत से कुछ रगड़ने जैसी आवाज आई। श्श्श, जैसे कोई हाथ लोहे पर धीरे धीरे फिसल रहा हो। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने ऊपर नहीं देखा, क्योंकि उस पल मुझे डर था कि अगर देख लिया तो कुछ ऐसा दिख जाएगा जिसे भूलना मुश्किल होगा। कंडक्टर चुपचाप वापस अपनी सीट पर चला गया। बस में अब कोई बात नहीं कर रहा था। सड़क अचानक हल्की ढलान में बदल गई, नीचे उतरती हुई घुमावदार। मोबाइल फिर से वाइब्रेट हुआ। मैंने स्क्रीन देखी। गूगल मैप्स खुला हुआ था, लेकिन अब उस पर मेरी बस की लोकेशन एकदम खाली जगह पर थी। कोई सड़क नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ एक नीला डॉट जो अंधेरे में अटका हुआ था। मेरे मुंह से अपने आप निकला, ये क्या है? तभी बस के पिछले दरवाजे के पास कुछ हिलता हुआ दिखा। मैंने शीशे से देखा। कोई इंसान नहीं था, कोई जानवर नहीं था, बस एक परछाई। ऐसी परछाई जिसका आकार ठीक से समझ नहीं आ रहा था। बस जैसे ही उस परछाई के पास से गुजरी, ठंडी हवा का झोंका बस के अंदर भर गया। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी हवा आई। मेरी रीढ़ में सीधी ठंडक दौड़ गई। मैंने गाड़ी तेज करनी चाहिए, लेकिन एक्सीलेटर जैसे भारी हो गया था। बस चल तो रही थी, पर मेरी मर्जी से नहीं। रास्ते के किनारे मुझे पहली बार कुछ घर जैसे ढांचे दिखे। कच्ची दीवारें, बिना रोशनी, बिल्कुल खामोश। कोई बच्चा नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, कोई जानवर नहीं, बस एक अजीब सी खाली मौजूदगी। कंडक्टर ने धीरे से कहा, भाई, ये कोई बस स्टॉप नहीं लग रहा। मैंने सिर हिलाया। मेरा गला सूख चुका था। बस अपने आप धीमी होने लगी। मैंने ब्रेक दबाया और बस उन कच्चे घरों के सामने रुक गई। इंजन चालू था, लेकिन चारों तरफ इतनी शांति थी कि मुझे अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी बस के सामने हेडलाइट की रोशनी में एक आकृति उभरी। कोई साफ चेहरा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस खड़ी आकृति। और उसी पल मुझे महसूस हुआ, ये रास्ता सिर्फ मैप में नहीं, शायद किसी और जगह भी मौजूद नहीं है। बस के पहिए पूरी तरह रुके नहीं थे, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत देर से यहीं खड़ा हूं। इंजन की घरघराहट अब भी चल रही थी, लेकिन उस आवाज में अब भरोसा नहीं रहा था। हेडलाइट की रोशनी सीधे सामने की जमीन पर पड़ रही थी, जहां मिट्टी गीली थी और उस पर किसी पुराने रास्ते के निशान जैसे दबे दबे से बने हुए थे। ऐसे निशान जो बताते हैं कि यहां कभी लोग आते जाते थे, पर अब नहीं। बस के अंदर हवा भारी हो चुकी थी। सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हर सांस के साथ सीने पर एक अनजाना बोझ सा बैठ रहा था। पीछे बैठे यात्रियों की कोई आवाज नहीं आ रही थी, न खांसी, न खुसर पुसर, न मोबाइल की बीप। इतनी देर में इतनी चुप्पी असामान्य थी। कंडक्टर मेरे पास खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस सामने देखता रहा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन पलकें जैसे हिलना भूल गई हों। मैंने धीमी आवाज में पूछा, सब ठीक है ना? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नजर में डर था, लेकिन उसे ज्यादा उलझन थी, जैसे वो खुद नहीं समझ पा रहा हो कि डर किस बात का है। उसने कहा, भाई, यहां उतरने का मन नहीं कर रहा। मैंने सिर हिलाया। मेरा भी मन नहीं कर रहा था, पर बस यहीं रुकी हुई थी और बाहर का सन्नाटा जैसे अंदर बुला रहा हो। तभी बस के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। धक, इतनी हल्की कि अगर सब शांत न होता तो शायद सुनाई भी ना देती। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर और कस गए। मैंने दरवाजे की तरफ नहीं देखा,
क्योंकि मुझे डर था कि अगर देखा तो कोई ऐसा खड़ा मिलेगा जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। कंडक्टर ने बहुत धीरे से पूछा, किसने? उसका सवाल अधूरा ही रह गया, क्योंकि उसी पल दस्तक फिर हुई। थक, थक। अब आवाज थोड़ी साफ थी, जैसे कोई जानबूझकर धीरे धीरे ध्यान खींच रहा हो। पीछे से एक यात्री की फुसफुसाती आवाज आई, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मैंने मिरर में देखा। वो यात्री पूरी तरह अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखें चमकती हुई महसूस हो रही थीं। मैंने बस का दरवाजा थोड़ा सा खोला, पूरा नहीं, बस इतना कि बाहर की हवा अंदर आ सके। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आया। उस हवा में मिट्टी की गंध नहीं थी, पेड़ों की गंध नहीं थी, बस एक अजीब सी सूनी खुशबू थी। बाहर कोई खड़ा नहीं था, ना कोई आदमी, ना औरत, ना बच्चा, बस खाली रास्ता और वो कच्चे घर जो अब पहले से थोड़े और पास लग रहे थे। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। दिल की धड़कन अब कानों में सुनाई दे रही थी। कंडक्टर ने कहा, भाई, मुझे लग रहा है यहां रुकना ठीक नहीं है। मैंने गियर डाला, बस को आगे बढ़ाने की कोशिश की। पहिए घूमे, लेकिन बस जैसे वहीं जमी रही। इंजन की आवाज तेज हो गई, पर बस 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। पीछे से किसी के उतरने की आवाज आई, खट खट, जैसे कोई बस के फर्श पर पैर रख रहा हो। मैंने मिरर में देखा। एक सीट जो पहले भरी हुई थी अब खाली थी। मुझे समझ नहीं आया कोई उतरा कब और कहां गया। बस के अंदर अब डर नहीं, एक भारी सी बेचैनी फैल चुकी थी। ऐसी बेचैनी जिसमें भागने का मन करता है, पर दिशा समझ नहीं आती। मैंने एक बार फिर मोबाइल उठाया। मैप अब भी खुला था, लेकिन स्क्रीन पर बस एक ही लाइन लिखी थी, नो रूट फाउंड। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, मैं जिस रास्ते पर हूं वो मुझे कहीं नहीं ले जा रहा, बल्कि मुझे खुद में खींच रहा है। मैंने गियर न्यूट्रल में डाल दिया, लेकिन बस के अंदर बैठा बैठा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसी जगह फंस चुका हूं जहां से निकलने का रास्ता दिखता तो है, मगर मिलता नहीं। इंजन की आवाज अब मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी, और दिल की धड़कन उससे भी तेज। मैंने एक बार गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन हवा फेफड़ों तक ठीक से पहुंच ही नहीं रही थी। कंडक्टर मेरे बराबर में खड़ा था। उसकी आंखें बस के आगे जमी हुई थीं, जैसे अगर उसने पलक झपकाई तो सामने खड़ा अंधेरा अंदर घुस आएगा। पीछे से कोई यात्री हिला, सीट चरमराई, और उसी आवाज से मुझे लगा जैसे इस बस में हर छोटी चीज अब बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। मैंने खुद से कहा कि नीचे उतर कर देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहीं बैठे रहे तो दिमाग खुद ही चीजें बना लेगा। यही सोचकर मैंने बस की चाबी घुमाई और इंजन बंद कर दिया। जैसे ही इंजन बंद हुआ, अचानक चारों तरफ इतनी खामोशी फैल गई कि मुझे लगा कान बजने लगे हैं। बाहर का सन्नाटा और अंदर की खामोशी आपस में टकरा रही थी। मैंने दरवाजा खोला और पहला कदम नीचे रखा। मिट्टी गीली थी, लेकिन बारिश की नहीं, बल्कि किसी पुराने समय की नमी जैसी। जूते के नीचे जमीन दब गई, और उस दबाव की आवाज मुझे जरूरत से ज्यादा साफ सुनाई दी। सामने वही कच्चे घर थे, जिनकी दीवारें टेढ़ी मेढ़ी थीं, जैसे उन्हें किसी ने जल्दबाजी में नहीं, बल्कि बहुत थक कर बनाया हो। उन घरों में कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था जैसे कोई अंदर से देख रहा है। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर भी पत्ते अपने आप हिल रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर बस की तरफ देखा तो बस पहले से थोड़ी दूर खड़ी लग रही थी, जबकि मैंने उसे वहीं छोड़ा था। कंडक्टर धीरे धीरे मेरे पास आया और बिना मेरी तरफ देखे बोला कि भाई, यहां से जल्दी निकलना चाहिए। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी जल्दी थी, जैसे वो जानता हो कि अगर देर हुई तो कुछ ऐसा होगा जिसे रोका नहीं जा सकता। मैंने उससे पूछा कि यात्री कहाँ हैं, तो उसने बस की तरफ इशारा किया, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा तो पीछे की कुछ सीटें खाली थीं। मैं साफ याद कर सकता था कि वहां लोग बैठे थे, क्योंकि मैंने टिकट काटते वक्त उनकी शक्लें देखी थीं। अब उन सीटों पर सिर्फ कपड़े पड़े थे, जैसे कोई बिना आवाज किए उठकर चला गया हो। उसी वक्त मेरे कानों में हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई मिट्टी पर नंगे पैर चल रहा हो। यह आवाज पास से नहीं, बल्कि चारों तरफ से आ रही थी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखा नहीं। फिर भी वह आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे बस के चारों ओर घूमने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे यह जगह सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि किसी का इंतजार हो। मैंने फिर मोबाइल निकाला और मैप खोला, लेकिन इस बार स्क्रीन बिल्कुल सफेद थी।
न नीला डॉट, न सड़क, न दिशा। जैसे मैं किसी खाली कागज के बीच खड़ा हूं। तभी कच्चे घरों के बीच से किसी के हंसने जैसी हल्की आवाज आई। बहुत धीमी, इतनी धीमी कि अगर ध्यान न देता तो शायद समझ भी नहीं आता। लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं थी, बल्कि थकान थी। मैंने कंडक्टर की तरफ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ बुदबुदा रहा हो। मैंने पूछा, क्या बोल रहा है? तो उसने कहा, कुछ नहीं, बस मन ठीक नहीं लग रहा। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, बहुत पास, इतना पास कि अगर मैं पीछे मुड़ूं तो टकरा जाऊं। लेकिन मैंने मुड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अंदर से आवाज आ रही थी कि देख लिया तो वापसी मुश्किल हो जाएगी। मैंने बस की तरफ तेज कदम बढ़ाए और हर कदम के साथ पीछे वही मिट्टी पर चलने की आवाज भी तेज होती गई, जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। बस के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मेरी सांस पूरी तरह टूट चुकी थी। मैंने दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर चढ़ा, वो आवाज अचानक बंद हो गई। बस के अंदर आते ही अजीब सा सुकून नहीं, बल्कि भारीपन आ गया। मैंने दरवाजा बंद किया और उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि यह जगह मुझे बाहर नहीं रोक रही थी, बल्कि चाहती थी कि मैं यहीं रुक जाऊं। और यही सोच सबसे ज्यादा डराने वाली थी। मैंने बस का दरवाजा अंदर से बंद किया और ड्राइवर सीट पर बैठते ही ऐसा लगा जैसे यह सीट अब मेरी नहीं रही, बल्कि किसी और की गर्मी अभी अभी छोड़कर गई हो। स्टीयरिंग पकड़ते ही हथेलियों में ठंडक उतर आई और उंगलियां अपने आप जकड़ गईं। कंडक्टर चुपचाप आगे की सीट पर बैठ गया। उसकी पीठ सीधी थी, लेकिन कंधे डीले जैसे बोझ उठाए हों। मैंने चाबी घुमाई तो इंजन एक पल को खांसा, फिर चालू हो गया और उसी के साथ बस के अंदर की खामोशी थोड़ी सी टूटी, लेकिन बाहर का सन्नाटा और गहरा हो गया। हेडलाइट जली तो सामने वही कच्चे घर फिर दिखे, मगर अब उनके बीच का फासला कम लगता था, जैसे बस खड़ी खड़ी भी आगे सरक आई हो। मैंने गियर डाला और बस को धीरे धीरे आगे बढ़ाया तो पहियों के नीचे मिट्टी की आवाज साफ सुनाई दी। और उसी आवाज के साथ दिल में यह डर बैठ गया कि यह रास्ता मुझे छोड़ना नहीं चाहता। बस चल रही थी, लेकिन सड़क का कोई नाम नहीं था, कोई निशान नहीं था। सिर्फ एक लंबी पतली अंधेरी पट्टी जो सामने खुलती जाती और पीछे बंद होती जाती। मैंने रियर मिरर में देखा तो पीछे का रास्ता हेडलाइट की रोशनी के बाहर घुल चुका था, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। कंडक्टर ने अचानक कहा कि भाई, पीछे से कोई आवाज आ रही है। और उसके बोलते ही बस की छत पर फिर वही रगड़ने जैसी आवाज शुरू हो गई, जैसे कोई ऊपर से हाथ फिसलाते हुए आगे बढ़ रहा हो। मैं ऊपर देखने से बचता रहा, क्योंकि मन में ये बात बैठ चुकी थी कि कुछ चीजें दिखने से नहीं, बल्कि महसूस होने से डराती हैं। पीछे से किसी यात्री ने धीरे धीरे सीट बदलने की आवाज की और मुझे साफ महसूस हुआ कि बस के अंदर गिनती अब और बदल रही है। कोई उत्तर नहीं रहा था, फिर भी लोग कम हो रहे थे। मैंने शीशे में देखा तो कुछ चेहरों की जगह अब सिर्फ अंधेरा था, जैसे वे लोग नहीं, बल्कि उनकी जगहें थीं जो बस में बैठी थीं। हवा अचानक ठंडी हो गई और उस ठंडक में एक हल्की सी खुशबू घुल गई, जो धूप अगरबत्ती जैसी नहीं थी, बल्कि किसी पुराने बंद कमरे जैसी थी। मैंने खिड़कियां बंद होने की जांच की, सब बंद थीं, फिर भी वह खुशबू बनी रही। कंडक्टर ने धीरे से कहा कि भाई, ये खुशबू पहले नहीं थी। और उसकी आवाज में अब सवाल नहीं, बल्कि यकीन था। मैंने बस की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बस उतनी ही चली जितनी उसे मंजूर थी। एक्सीलेटर दबा हुआ था, पर सुई आगे नहीं बढ़ रही थी। तभी सड़क के किनारे मुझे एक टूटा सा बोर्ड दिखा, जिस पर कुछ लिखा तो था, लेकिन अक्षर ऐसे घिसे हुए थे जैसे जानबूझकर मिटाए गए हों। मैंने पढ़ने की कोशिश की, मगर शब्द समझ में नहीं आए। बस इतना लगा कि यह किसी जगह का नाम नहीं, बल्कि किसी चेतावनी जैसा है। उसी पल पीछे की सीट से किसी ने बहुत धीमे से मेरा नाम लिया, इतनी धीमी आवाज कि शायद आवाज से ज्यादा यह एहसास था। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसे मैं पहचानता। कंडक्टर ने भी मेरी तरफ देखा और बोला कि भाई, आपने कुछ सुना क्या? मैंने सिर हिलाया, क्योंकि अगर कह देता कि हाँ तो डर को सच बना देता। बस आगे बढ़ती रही और अब रास्ता हल्का सा ऊपर चढ़ने लगा। इंजन पर दबाव बढ़ा और उसी के साथ मेरे सीने पर भी। मैंने फिर मोबाइल उठाया, लेकिन स्क्रीन पर अब मैप नहीं, बल्कि सिर्फ घड़ी दिख रही थी और समय 1 ही मिनट पर अटका हुआ था।
चाहे जितनी देर देखो वह आगे नहीं बढ़ रहा था। मुझे समझ आ गया कि यहां समय भी हमारे साथ नहीं चल रहा। तभी बस के पिछले हिस्से से भारी कदमों जैसी आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे फर्श पर चल रहा हो। हर कदम के साथ बस हल्की सी हिलती और मेरे दिमाग में एक ही बात घूमती रही कि अगर यह बस रुकी तो शायद दोबारा चलेगी ही नहीं। मैंने सामने देखा और पाया कि रास्ता अब और संकरा हो गया है और दोनों तरफ अंधेरा इतना गाढ़ा है कि हेडलाइट भी उसमें खो जाती है। उस अंधेरे को देखते हुए पहली बार मुझे लगा कि यह सफर किसी मंजिल की तरफ नहीं बल्कि किसी याद की तरफ जा रहा है। और यही एहसास सबसे ज्यादा डरावना था, क्योंकि यादों से कोई भाग नहीं सकता, बस जैसे तैसे उस चढ़ाई पर रेंग रही थी। और मुझे साफ महसूस हो रहा था कि अब यह मशीन नहीं बल्कि किसी की मर्जी से चल रही चीज बन चुकी है। इंजन की आवाज में एक अजीब सी थकान थी, जैसे वह भी इस रास्ते से बाहर निकलना चाहता हो लेकिन निकल नहीं पा रहा हो। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा हुआ था और हर मोड़ पर यह डर बैठता जा रहा था कि अगर जरा सी भी गलती हुई तो बस फिसल कर उस अंधेरे में समा जाएगी जहां हेडलाइट की रोशनी भी पहुंचने से डरती है। कंडक्टर ने अचानक पीछे की तरफ देखा और बिना मेरी तरफ देखे बोला कि भाई अब कोई भी यात्री बोल नहीं रहा है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले तक कुछ लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। मैंने रियर मिरर में झांका तो सच में पीछे का हिस्सा बिल्कुल शांत था। न कोई हिलता हुआ, न कोई सिर उठाता हुआ, बस खाली सीटें और उन पर पड़े कुछ कपड़े जो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने जानबूझकर उतार कर छोड़ दिए हों। उसी पल बस के अंदर तापमान और गिर गया और मेरी सांस से भाप निकलती सी महसूस हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी ठंड कहां से आ रही है, क्योंकि बाहर बारिश नहीं थी और हवा भी नहीं चल रही थी। तभी अचानक एक तेज झटका लगा और बस पूरी तरह रुक गई। इंजन बंद नहीं हुआ बल्कि अपने आप खामोश हो गया, जैसे किसी ने उसकी आवाज दबा दी हो। मैंने चाबी घुमाकर दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस ने कोई जवाब नहीं दिया। उस खामोशी में मुझे अपनी धड़कन इतनी तेज सुनाई दे रही थी कि लगा जैसे पूरी बस उसे सुन रही हो। पीछे से किसी के गला साफ करने की आवाज आई और उसी के साथ एक भारी सी फुसफुसाहट गूंजी, जो शब्दों में साफ नहीं थी लेकिन भाव में अजीब सी शिकायत थी। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की और पहली बार महसूस किया कि पीछे बैठे लोग अब मेरे जैसे नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे आधे अंधेरे में डूबे थे और आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे मुझे नहीं बल्कि मेरे पीछे खड़े किसी और को देख रही हों। एक यात्री ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि ड्राइवर साहब, यहां रात नहीं कटती। और उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि थकान थी, जैसे वह यह बात बहुत बार कह चुका हो। कंडक्टर ने मेरी बांह पकड़ ली और धीरे से बोला कि भाई अब हमें उतर जाना चाहिए। लेकिन उसके बोलते ही बस के बाहर मिट्टी पर वही नंगे पैरों की आवाज फिर सुनाई देने लगी। और इस बार वह आवाज सिर्फ घूम नहीं रही थी बल्कि बस के दरवाजे के पास आकर रुक गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर खड़ा कुछ अंदर आने की इजाजत मांग नहीं रहा बल्कि इंतजार कर रहा हो कि हम खुद बाहर आए। मैंने एक बार फिर मोबाइल देखा और इस बार स्क्रीन पर न मैप था न घड़ी, बस एक काली स्क्रीन थी जिसमें मेरा चेहरा धुंधला सा दिख रहा था। और उस धुंधलेपन में मुझे लगा जैसे मेरी आंखों के पीछे भी कोई और झांक रहा हो। तभी बस की छत से एक भारी दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई ऊपर बैठ गया हो, और उसी के साथ पूरी बस हल्की सी नीचे झुक गई। कंडक्टर की उंगलियां मेरी बाजू में धंस गईं और उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला कि भाई अब देर हो रही है। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो अंधेरे में दूर दूर तक वही कच्चे घर दिख रहे थे, लेकिन अब उनके बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी और वे सब मिलकर एक ही काली आकृति जैसे लग रहे थे। मुझे समझ आ गया कि यह जगह हमें डराकर भगाना नहीं चाहती बल्कि थकाकर रोक लेना चाहती है, ताकि हम खुद हार मान लें। और उसी एहसास ने मेरे अंदर एक अजीब सी जिद जगा दी। मैंने आंखें बंद की एक पल के लिए और फिर चाबी घुमाई। इंजन ने पहले मना किया, फिर एक झटके के साथ चल पड़ा और उस आवाज के साथ बस के अंदर बैठे चेहरों पर हल्की सी हलचल हुई, जैसे किसी ने उन्हें जगा दिया हो। लेकिन उस हलचल में राहत नहीं थी बल्कि नाराजगी थी। और उसी पल मुझे लगा कि अब यह सफर सिर्फ आगे बढ़ने का नहीं बल्कि किसी अनदेखी चीज से छूटने का बन चुका है। बस दोबारा चल तो पड़ी थी, लेकिन अब उसकी चाल में वो भरोसा नहीं था जो किसी मशीन में होना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे हर पहिया जमीन से पूछकर आगे बढ़ रहा हो। मैं स्टीयरिंग घुमाता
और बस थोड़ी देर बाद मेरी बात मानती, जैसे किसी अनजान ताकत ने और मेरे बीच समझौता कर रखा हो। कंडक्टर अब कुछ बोल नहीं रहा था। उसकी आंखें सामने जमी थीं और पलकें बहुत कम झपक रही थीं। पीछे की सीटों से फिर वही धीमी सी खुसर पुसर आने लगी, लेकिन अब शब्द साफ नहीं थे, बस आवाजें थीं जिनका मतलब समझ में नहीं आ रहा था। जैसे लोग बात नहीं कर रहे हों, बल्कि किसी पुरानी बात को दोहरा रहे हों। रास्ता अब सीधा नहीं था, बल्कि बार बार घूम रहा था, और हर मोड़ पर वही दृश्य दोबारा सामने आ जाता। वही पेड़, वही झुकी हुई शाखाएं, वही अंधेरा। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि एक ही हिस्से में चक्कर लगा रहे हैं। मैंने शीशे में पीछे देखा तो बस का पिछला हिस्सा थोड़ा धुंधला दिख रहा था, जैसे वह मुझसे दूर होता जा रहा हो, जबकि मैं उसी में बैठा था। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीरे से सीट थपथपाने की आवाज की, और उसके साथ ही किसी ने इतना कहा कि ड्राइवर साहब बस यहीं रुक जाओ। उसकी आवाज में न जिद थी, न गुस्सा, बल्कि एक थकी हुई विनती थी। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर देता तो मान लेता कि यह आवाज सच में किसी की है। कंडक्टर ने मेरी तरफ देखा, और उसकी आंखों में पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा हो। उसने कहा कि भाई, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि रात आगे नहीं बढ़ रही? मैंने घड़ी देखी तो समय अब भी वहीं अटका था। मिनट की सुई जैसे जम गई हो, सेकंड का कोई निशान ही नहीं। बाहर देखा तो अंधेरा वहीं था, न और गहरा न हल्का, बस ठहरा हुआ। तभी बस के अंदर की लाइट अपने आप हल्की सी टिमटिमाई, और कुछ सीटों पर बैठे लोग अचानक सीधे बैठ गए, जैसे किसी ने उन्हें इशारा किया हो। उनके चेहरे अब पहले से ज्यादा साफ दिख रहे थे, लेकिन उस साफ दिखने में अजीब बात यह थी कि उनमें भाव कम होते जा रहे थे। आंखें खुली थीं, मगर उनमें सवाल नहीं थे। कंडक्टर ने धीरे से कहा कि भाई, इनकी आंखें बाहर नहीं देख रहीं। और मैंने ध्यान दिया तो सच में वे आंखें खिड़की या आगे नहीं, बल्कि बस के अंदर किसी खाली जगह को घूर रही थीं। जैसे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन मौजूद है। तभी बस के नीचे से एक लंबी सी रगड़ की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज नीचे से घसीटी जा रही हो, और उसी के साथ बस हल्की सी कांपी। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे, और मैंने महसूस किया कि डर अब सीने में नहीं, बल्कि पेट में बैठ गया है। वह डर जो भागने नहीं देता, बल्कि जकड़ लेता है। मैंने ब्रेक दबाकर बस को रोकना चाहा, लेकिन ब्रेक पैडल अब पहले जैसा सख्त नहीं रहा था। वह दब तो रहा था, मगर असर नहीं कर रहा था। बस खुद ही धीमी हुई, और एक बार फिर उसी तरह खड़ी हो गई, जैसे किसी अदृश्य जगह पर रुकने का आदेश मिला हो। बाहर वही अंधेरा, वही खामोशी, लेकिन इस बार मुझे लगा जैसे बाहर कुछ और पास आ गया है। बहुत पास, इतना पास कि उसकी मौजूदगी का दबाव बस की दीवारों पर महसूस हो रहा था। पीछे बैठे एक यात्री ने अचानक सिर उठाया, और पहली बार उसकी आवाज साफ सुनाई दी। उसने कहा कि यहां से सब वापस नहीं जाते। और उस वाक्य में डर नहीं, बल्कि जानकारी थी, जैसे वह कोई कहानी नहीं, बल्कि नियम बता रहा हो। कंडक्टर ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला कि भाई, अब चाहे जो हो जाए, हमें बस से उतरना नहीं चाहिए। मैंने सिर हिलाया, क्योंकि मुझे भी यही लग रहा था कि बाहर जाना मतलब इस जगह का हिस्सा बन जाना। उसी पल बस की छत पर फिर वही भारी कदमों जैसी आवाज आई, और इस बार वह आगे की तरफ बढ़ती हुई महसूस हुई। हर कदम के साथ छत हल्की सी धंसती, और मेरी सांस और उथली हो जाती। मुझे समझ आ गया कि यह रात हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें थका कर रोकने के लिए बनी है। और यही समझ सबसे ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि थकान के आगे हिम्मत भी हार मान लेती है। बस के अंदर की हवा अब इतनी भारी हो चुकी थी कि हर सांस जैसे उधार की लग रही थी, और मुझे साफ महसूस हो रहा था कि यह थकान सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि दिमाग की भी है। सामने सड़क दिख तो रही थी, लेकिन उस सड़क में कोई दिशा नहीं थी। वह बस आगे बढ़ती हुई एक काली लकीर थी, जो हर कुछ दूरी पर खुद को दोहराती लगती, जैसे हम आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि एक ही पल को बार बार जी रहे हों। कंडक्टर ने अचानक अपनी सीट से उठकर पीछे की तरफ देखा, और बहुत धीमे से कहा कि भाई, अब कुछ दिख रहा है? मैंने उससे पूछा क्या, और उसने जवाब नहीं दिया, बस एक खाली सीट की तरफ इशारा किया। वह सीट जो कुछ देर पहले खाली थी, अब वहां कुछ ऐसा बैठा लग रहा था जो पूरी तरह दिख नहीं रहा था।